हम सोचते हैं कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर बेचती है और वहां से अपना सबसे ज्यादा पैसा बनाती है। बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि सिर्फ बर्गर बेचने की वजह से कोई कंपनी 190 बिलियन डॉलर की कैसे बन सकती है, जबकि मार्केट में फास्ट फूड इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है। ग्लोबली केएफसी, बर्गर किंग, डोमिनोज जैसी बड़ी बड़ी कंपनी एक दूसरे का मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए फाइट कर रही हैं। बट सच तो ये है कि मैकडॉनल्ड्स अपना मोस्ट ऑफ द पैसा बर्गर बेचकर कमा ही नहीं रही है। मैकडॉनल्ड्स की बिजनेस स्ट्रेटजी तो बाकी सारी फास्ट फूड कंपनी से काफी अलग है और यूनिक है, जिसको आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसे स्किप मत करना, क्योंकि इस बिजनेस के स्टडी से आपको भी काफी वैल्यूएबल लेसन मिलने वाले हैं। ठीक जैसा कि हम सोचते हैं कि मैकडॉनल्ड्स अपना रिवेन्यू बर्गर सेल करके जनरेट करती है, 1956 से पहले मैकडॉनल्ड्स ठीक वैसे ही अपना रिवेन्यू जनरेट किया करती थी। पर कहानी शुरू होती है 1940s से, जब इस कहानी के हीरो रे क्रॉक एंड मैकडॉनल्ड्स के पीछे के मास्टरमाइंड डोर टू डोर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स को मिल्क शेक मशीन बेचा करते थे। बट रे क्रॉक को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज उस वक्त रेस्टोरेंट की सोच ये थी कि फूड इंडस्ट्री टाइम गेम है ही नहीं, लोग अपना फूड लेने के लिए वेट कर सकते हैं, तो फिर हम एक ही बार में 8 मिल्क शेक प्रिपेयर करने वाली ये मशीन क्यों खरीदें। एक दिन अचानक रे क्रॉक को एक ही रेस्टोरेंट से 4 मिल्क शेक मशीन का ऑर्डर आता है। रे क्रॉक एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और फिर सोचते हैं ऐसा कौन है जिसे एक ही बार में 32 मिल्क शेक बनाने की जरूरत है। फिर क्या, रे क्रॉक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ड्राइव करते हुए मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स से मिलने चले जाते हैं। यहाँ रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर ब्रदर्स डिक एंड मैकडॉनल्ड से मिलते हैं, जो रे क्रॉक को अपना स्टैंडर्डाइज्ड किचन दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद वो दंग रह जाते हैं, बिकॉज उनका बर्गर बनाने का प्रोसेस इतना स्मूथ, इतना फास्ट था कि उन्हें एक बर्गर बनाने में सिर्फ 30 सेकंड लगा करते थे। विद इन अ मोमेंट रे क्रॉक समझ जाते हैं ये एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है। कुछ टाइम के बाद रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स ब्रदर को फ्रेंचाइज स्टार्ट करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, जिसके बदले उन्हें 0.5% का सेल्स पर कट मिलता है। रे क्रॉक 5 साल में 228 रेस्टोरेंट्स ओपन करते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज वो इसके बाद भी ज्यादा पैसा नहीं बना पा रहे थे। फिर एक दिन 1956 में रे क्रॉक की मुलाकात हैरी सोनबोर्न से होती है, जिनसे मिलने के बाद मैकडॉनल्ड्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी ही बदल जाती है। हैरी सोनबोर्न रे क्रॉक को समझाते हैं कि आप 15 सेंट के बर्गर पर 1.4% का प्रॉफिट बनाकर अंपायर नहीं बना सकते, आप अंपायर बनाते हैं उस लैंड पर जिस पर वो बर्गर बनता है। बेसिकली आप बर्गर के बिजनेस में है ही नहीं, आप हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में। 1961 में रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स ब्रदर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कंपनी एंटायरली रे क्रॉक को बेचने में कितना रुपया लेंगे। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर 2.7 मिलियन डॉलर कोट करते हैं और फिर क्या, रे क्रॉक कंपनी खरीद लेते हैं। बट आई नो आप ये जानने के लिए यहाँ नहीं आए, आप तो ये जानने के लिए आए हैं कि क्या थी मैकडॉनल्ड्स की स्ट्रेटजी, जिसकी वजह से आज मैकडॉनल्ड्स 190 बिलियन डॉलर एम्पायर बना है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स के सबसे बड़े कस्टमर्स आप और हम हैं ही नहीं, जो रेगुलरली मैकडॉनल्ड्स से बर्गर खरीदते हैं। मैकडॉनल्ड्स के सबसे पहले और सबसे बड़े कस्टमर हैं उनके फ्रेंचाइजी ओनर। मैकडॉनल्ड्स अपने फ्रेंचाइजी बेचने से पहले आउटलेट की लोकेशन खुद ही चूज करता है और फिर वो इस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। मैकडॉनल्ड्स मेक श्योर करता है कि ओनर्स उसी की प्रॉपर्टी लीज पर ले और फिर वो लार्ज मार्कअप प्राइसेस पर अपने फ्रेंचाइजी ओनर से रेंट भी चार्ज करता है। डेफिनेटली मैकडॉनल्ड्स कंपनी ओन्ड आउटलेट्स भी रन करता है, बट वहां से जो रिवेन्यू जनरेट होता है ना, वो एज कंपेयर टू फ्रेंचाइजी ओन आउटलेट काफी कम है। मैकडॉनल्ड्स के पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 40,000 के करीब आउटलेट्स हैं, जिसमें ओनली 3,000 आउटलेट्स कंपनी ओन्ड हैं, बाकी के 37,000 आउटलेट फ्रेंचाइज्ड हैं। इन 2021 कंपनी ने 2.3 बिलियन डॉलर्स का रिवेन्यू किया था, जिसमें से 7% यानी 9.7 बिलियन डॉलर्स कंपनी ओन्ड रेस्टोरेंट से हुआ था एंड 93% फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड रेस्टोरेंट से। अगर आप मैकडॉनल्ड्स के नंबर ऑफ आउटलेट के अगेंस्ट उनका रिवेन्यू चेक करेंगे ना, तो ये पाएंगे कि अगर मैकडॉनल्ड्स अपने कंपनी ओन्ड स्टोर्स को इंक्रीज कर ले एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स को डिक्रीज कर ले, तो वो ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पाएगी। बट यू नो व्हाट, कंपनी इसके एग्जैक्टली अपोजिट कर रहा है। वो अपने कंपनी ओन्ड स्टोर्स को डिक्रीज करता जा रहा है और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स को
इंक्रीज कर रहा है। बट ये घाटे का सौदा मैकडॉनल्ड्स आखिर कर क्यों रहा है? लेट मी टेल यू, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन एक दूसरी ही स्टोरी प्रोजेक्ट करते हैं। इवन दो 2021 में कंपनी ओन स्टोर्स ने $9.7 बिलियन का रेवेन्यू किया था, बट इसमें से उनका प्रॉफिट ओनली $1.7 बिलियन का था। बाकी का $8 बिलियन कंपनी ने उन स्टोर्स को रन करने के लिए स्पेंड कर दिया था। जो कंपनी का 93% फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर से आता था ना, उसमें केवल $2.3 बिलियन कंपनी को रन करने के लिए मैकडॉनल्ड ने स्पेंड किया था, बट उनका प्रॉफिट था $10.7 बिलियन का। कंपनी ओन आउटलेट्स में मैकडॉनल्ड्स की ऑपरेशनल कॉस्ट काफी बड़ी होती है एज कंपेयर टू फ्रेंचाइजी, एंड दैट इज व्हाई मैकडॉनल्ड्स अपने कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स कम कर रहा है और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स बढ़ा रहा है। फ्रेंचाइजी ओनर से मैकडॉनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइजी सेल करने के लिए एक वन टाइम फ्रेंचाइजी फी चार्ज करता है, जो कि लगभग $45,000 के आसपास होती है। चूंकि वो अपनी प्रॉपर्टी फ्रेंचाइजी ओनर को रेंट पर दे रहा है, वो 3 मंथ का बेस रेंट चार्ज करता है, जिसके बाद उनके पास एक काफी हैंडसम कैश फ्लो आ जाता है। इस कैश फ्लो का इस्तेमाल करके वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और काफी एफिशिएंटली उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड देन इन आउटलेट्स को रन करने के लिए वो फ्रेंचाइजी ओनर को इसे दे देते हैं, जिस पर वो मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा रेंट चार्ज करते हैं। इवन अगर कोई आउटलेट ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है तो कंपैरेटिवली उसका रेंट बाकी आउटलेट के रेंट से ज्यादा होगा। मैकडॉनल्ड्स का रियल एस्टेट एम्पायर उनके बर्गर बिजनेस से इतना इफेक्टिव है कि आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया की 6th लार्जेस्ट पब्लिक रियल एस्टेट कंपनी है। मैकडॉनल्ड्स दुनिया भर के देशों की प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी ओन करता है। उनके 2021 के फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैकडॉनल्ड्स के पास $41.9 बिलियन वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है। मैकडॉनल्ड वर्ल्ड की प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी सिर्फ हाई रेंट कलेक्ट करने के लिए नहीं खरीदता, ये प्रॉपर्टी उसे उसके फ्रेंचाइजी ओनर के ऊपर एक कंट्रोल प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। मैकडॉनल्ड 20 ईयर के लिए अपनी फ्रेंचाइजी सेल करता है, बट व्हाट इफ बीच में ही उसे पता चलता है कि उसकी कोई पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी उनके सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो इन दैट केस मैकडॉनल्ड्स उस फ्रेंचाइजी ओनर से उसके राइट्स ले लेता है एंड देन वही सेम प्लेस किसी दूसरे ओनर को दे देता है। नॉट जस्ट रेंट, मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी ओनर से 4% कमीशन भी चार्ज करती है ऑन इट्स सेल। एक आउटलेट जो भी रेवेन्यू जनरेट करती है ना, उसका 4% मैकडॉनल्ड्स के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है। वो फ्रेंचाइजी ओनर से मिनिमम 4% का एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन फी भी चार्ज करते हैं। ऑन एन एवरेज फ्रेंचाइजी ओनर को 1.5 to 2.5 मिलियन स्पेंड करने पड़ते हैं ताकि वो मैकडॉनल्ड्स का एक आउटलेट स्टार्ट कर सके, और ये सारा पैसा मैकडॉनल्ड्स के अकाउंट में ही जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकडॉनल्ड्स का फर्स्ट कस्टमर हम नहीं, उनकी फ्रेंचाइजी है, इसलिए वो अपनी फ्रेंचाइजी को कभी भी कुछ भी दूसरे वेंडर से खरीदने को अलाउ नहीं करते, चाहे उस फ्रेंचाइजी को बाहर से कोई भी चीज कितने भी चीप रेट्स पर क्यों ना मिल रही हो, वो ऐसा नहीं कर सकते। चाहे वो टिश्यू पेपर हो या मैकडॉनल्ड्स के पोटैटोज, चाहे वो स्ट्रॉ हो या वो रैपर, सब कुछ फ्रेंचाइजीज को मैकडॉनल्ड्स से ही खरीदना पड़ता है। मैकडॉनल्ड्स भी एक ही वेंडर से बल्क में इन्हें खरीदता है और अपना प्रॉफिट मार्जिन बीच में रखकर अपने फ्रेंचाइजीज को सेल कर देता है। तो ऐसा कैसे है कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद भी और फ्रेंचाइजी ओनर द्वारा इतना सारा पैसा स्पेंड करने के बाद भी ये फ्रेंचाइजी ओनर एग्री कर जाते हैं मैकडॉनल्ड्स की हर एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में सक्सेस रेट काफी हाई है। मैकडॉनल्ड्स एक वेल नोन ब्रांड है। वहां का फूड ट्रैफिक कभी भी किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में जो कि स्क्रैच से शुरू हुआ हो उससे काफी ज्यादा है। मैकडॉनल्ड्स एक फैमिली रेस्टोरेंट है जो क्वालिटी सर्विसेज एंड अफोर्डेबल प्राइसेस के लिए जाना जाता है। मैकडॉनल्ड्स अपने कस्टमर के टाइम को काफी वैल्यू करता है और इसीलिए वो फूड 1 से 1.5 मिनट के अंदर में अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। मैकडॉनल्ड्स की कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी काफी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव है। मैकडॉनल्ड्स अपने प्रोडक्ट को कुक करने के लिए सेम इंग्रेडिएंट्स, मेथड्स एंड प्रोसेस यूज करता है और वो इसकी ट्रेनिंग अपने फ्रेंचाइजीज को पहले ही प्रोवाइड कर देता है। इनफैक्ट वो रॉ मटेरियल जैसे पोटैटोज भी सेम क्वालिटी के ही खरीदते हैं
और अपने सारे आउटलेट में डिलीवर भी करते हैं, जिसकी वजह से आपको उनके हर एक आउटलेट पर टेस्ट सेम मिलता है। इतना स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस होने के बाद भी मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर बिजनेस पर इतना डिपेंड नहीं करता। वो बर्गर बिजनेस का चोला पहनकर इनडायरेक्टली रियल एस्टेट में अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई रखता है, जिसकी वजह से उसे गवर्नमेंट द्वारा टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। 2008 के रिसेशन के दौरान अदर कंपनीज काफी बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और मैकडॉनल्ड्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा था। मैकडॉनल्ड्स के पास कंटिन्यू कैश फ्लो के रूप में उसका रेंट था, जिसे यूज करके चीप रेट्स पर दुनिया भर में वो प्रॉपर्टीज खरीद रहा था। और तो और उनका फूड इतना अफोर्डेबल था कि उनके कस्टमर्स घटने के बजाय बढ़ रहे थे। दूसरे रेस्टोरेंट जहां कैश फ्लो क्रंच की वजह से बंद हो रहे थे, वहीं मैकडॉनल्ड्स एक के बाद एक नए नए बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोल रहा था, वो भी रिसेशन के दौरान। इनफैक्ट आज तक डोमिनोज ने 18,000 के करीब रेस्टोरेंट खोले हैं, बर्गर किंग ने 17,000 के आसपास और मैकडॉनल्ड्स ने 100 से भी ज्यादा देशों में 40,000 के आसपास आउटलेट्स खोले हैं। और आज भी मैकडॉनल्ड्स बाकी सारे फास्ट फूड चेन से काफी आगे है। दोस्तों, आपको ये केस स्टडी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।